नमस्कार प्यारे साथियों, अश्विनी जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी द्विवेदी आज आप लोगों के समक्ष एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के हाजिर हुआ हूं। इस टॉपिक से संबंधित कई सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आ चुके हैं और आगामी परीक्षाओं में भी आते रहे हैं। मेरे कुछ विद्यार्थियों ने कहा कि सर थोड़ा सा इस टॉपिक पर भी थोड़ा सा फोकस कीजिए। मैं सोचा कि इस टॉपिक पर भी जो है सो एक क्योंकि यह महत्वपूर्ण तो है ही है, इसलिए इस टॉपिक को भी मैं ज़रूर बच्चों के लिए पढ़ाऊँगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे छात्रों, आप वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर लिखिएगा। प्यारे साथियों, आइए हम देरी न करते हुए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखिए राजभाषा। राजभाषा राजभाषा में प्यारे दोस्तों यहाँ पर जो हिंदी है हमारी ना, हिंदी राजभाषा है। क्योंकि आज़ादी के बाद एक प्रयास चला कुछ हमारे यहाँ लोगों के द्वारा, कुछ नेताओं के द्वारा कि भाई हिंदी को राष्ट्रभाषा बना दिया जाए, राष्ट्रभाषा बना दिया जाए। प्यारे दोस्तों, क्या बना दिया जाए? राष्ट्रभाषा बना दिया जाए। लेकिन राष्ट्रभाषा हिंदी नहीं बनने पाया। प्यारे दोस्तों, यह क्या बना? हिंदी जब राष्ट्रभाषा नहीं बनने पाया तो सबसे पहले तो आंध्र प्रदेश राज्य जो था वह विरोध किया कि नहीं, हिंदी जो है सो एक तरह से थोपना होगा हम लोगों के ऊपर, क्योंकि हम लोग हिंदी को नहीं जानते। तो आंध्र प्रदेश वगैरह जैसे जो गैर हिंदी भाषी राज्य थे उसमें से कुछ लोगों में बुलंद का स्वर ऊंचा हुआ और यह बुलंद के स्वर के चलते हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं बनने पाया। प्यारे दोस्तों, और हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। हिंदी क्या है? एक क्वेश्चन एग्जाम में आया था, एक क्वेश्चन बीएचयू एंट्रेंस में एग्जाम में आया था कि हिंदी राजभाषा है, राष्ट्रभाषा है या राज्य भाषा है। प्यारे दोस्तों, तो हिंदी न तो राजभाषा है न तो राष्ट्रभाषा है, हिंदी क्या है? राजभाषा है। प्यारे दोस्तों, संविधान के अनुसार जो हिंदी है हमारे यहाँ भाषा के आधार पर ही तो राज्यों का गठन हुआ था ना, भाषा के आधार पर ही राज्यों का गठन हुआ। तो भाषा के आधार पर पहला राज्य जो गठन होने वाला था वह आंध्र प्रदेश था। प्यारे साथियों, कौन सा था? आंध्र प्रदेश था, जो भाषा के आधार पर गठन होने वाला पहला राज्य था। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हम यहाँ पर राजभाषा की चर्चा करें तो राजभाषा का चर्चा प्यारे दोस्तों कहाँ पर किया गया? इसकी चर्चा जो है भारतीय संविधान के भाग 17 में किया गया है। प्यारे दोस्तों, इसमें किया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 17 में राजभाषा की चर्चा की गई है और इसका डिस्क्राइब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल जो है 343 से लेकर के 351 तक में इसकी चर्चा की गई है। प्यारे दोस्तों, आर्टिकल 343 से लेकर के आर्टिकल 351 तक में इसकी चर्चा की गई है, इसकी चर्चा की गई है। प्यारे दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो आपका राजभाषा जो हिंदी है इसके 4 शीर्षक माने जाते हैं। प्यारे दोस्तों, कितने शीर्षक हैं? इसके 4 शीर्षक माने जाते हैं। तो 4 शीर्षक को हम लोग ध्यान में यदि रखेंगे तो हम लोग अच्छे तरह से राजभाषा को समझने पाएंगे। यदि राजभाषा में जो पढ़ा रहा हूँ आपको, आप इतना यदि याद कर लेंगे तो एक भी क्वेश्चन आपका यहाँ से बाहर आने वाला नहीं है। प्यारे दोस्तों, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, इसलिए जितना पॉइंट बता रहा हूँ उतने पॉइंट को जरूर आप याद कर लीजिएगा। देखिए, सबसे पहले राजभाषा में हम आते हैं, यहाँ पर इसे 4 शीर्षक में बांटा गया है। प्यारे दोस्तों, किसमें बांटा गया है? 4 शीर्षक में बांटा गया है। जो पहला शीर्षक है प्यारे साथियों, यहाँ पर आप देखोगे पहला है संघ की भाषा। पहला क्या मानते हैं प्यारे दोस्तों? चलिए एक एक करके लिखते हैं ना, 4 शीर्षक में बांटा गया है। तो पहला क्या है प्यारे दोस्तों? तो पहला है संघ की भाषा। क्या है? संघ की भाषा। तो संघ की भाषा क्या है प्यारे साथियों? यदि आपसे पूछा जाए क्वेश्चन तो आप इसका आंसर क्या बताएंगे कि संघ की भाषा क्या है? तो संघ की भाषा प्यारे दोस्तों कहा जाता है भारतीय संविधान में कि देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी, देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली जो हिंदी है वह संघ की भाषा है। किसमें लिखी जाने वाली प्यारे दोस्तों? तो देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली, देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली जो हिंदी है, देवनागरी लिपि में जो लिखी जाने वाली जो हिंदी है प्यारे दोस्तों, वही संघ की भाषा है।
वही संघ की भाषा है, इसे जरूर याद रखिएगा। लेकिन इसी में एक पॉइंट यह भी कहा गया, परंतु संघ द्वारा, भाई देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली जो हिंदी है वह संघ की भाषा है। समझ में आ रहा हमारी बातें? ये लाइन कहा गया, आप जरूर नोट करते चलना अपने कॉपी में इसे, ठीक है ना। तो संघ की भाषा है, लेकिन इसी में एक पॉइंट कहा गया कि केंद्र के द्वारा, संघ के द्वारा आधिकारिक रूप से प्रयोग की जाने वाली भाषाओं का स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय होगा, न कि भारतीय। क्या होगा प्यारे दोस्तों? कि मतलब कहा गया इसमें कि देवनागरी लिपि संघ की भाषा, आपका हेडिंग हो गया, पहला शीर्षक हो गया, जिसमें कहा गया देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाला हिंदी संघ की भाषा है, लेकिन संघ के द्वारा आधिकारिक रूप से प्रयोग की जाने वाली भाषाओं का स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय होगा, इंटरनेशनल होगा, न कि भारतीय, न कि इंडियन। प्यारे दोस्तों, ये यहां पर कहा गया कि भाषाओं का स्वरूप क्या होगा? अंतर्राष्ट्रीय होगा, न कि देवनागरी या न कि भारतीय हिंदी। समझ गए? ये बातें कही गई। तो अंतर्राष्ट्रीय ग्लोबल लैंग्वेज प्यारे दोस्तों इंग्लिश है, क्योंकि हम बहुत सारे देशों में, मैक्सिमम कंट्रीज में इंग्लिश जो है सो आपका बोला जाता है, समझा जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे तो ये पहले जो शीर्षक था संघ की भाषा में इतनी ही बातें बताई गई हैं। समझ गए? तो इसे आप जरूर नोट कर लेना कि कौन कौन सी बातें बताई गई हैं प्यारे साथियों। अब मैं इसे इरेज करता हूं, अब मैं दूसरे शीर्षक पे आता हूं कि दूसरे शीर्षक में किस चीज की चर्चा की गई है प्यारे साथियों। तो दूसरा देखो जो शीर्षक है यहाँ पर, दूसरा शीर्षक आपका आता है क्षेत्रीय भाषाएं प्यारे साथियों। दूसरा शीर्षक क्या है? क्षेत्रीय भाषाएं। क्षेत्रीय भाषाएं ये दूसरा शीर्षक माना जाता है। समझ गए? इसमें क्या कहा जाता है कि किसी भी राज्य का विधानमंडल, देखो नोट करते चलना, मैं बोर्ड पर सब चीजों को लिखने नहीं पाऊंगा, हेडिंग लिख रहा हूं, बाकी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, एक्सप्लेन के चीजों को नोट करते चलना। समझ गए? देखो क्षेत्रीय भाषाएं आपका दूसरा शीर्षक हो गया प्यारे साथियों। इसमें कहा गया क्षेत्रीय भाषाओं में कि किसी भी राज्य की विधानमंडल उस राज्य के रूप में, किसी भी राज्य का विधानमंडल उस राज्य के रूप में एक या एक से अधिक बोले जाने वाली जो भाषाएं हैं, एक या एक से अधिक भाषा या हिंदी का चुनाव कर सकती हैं अपने क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में। मतलब राज्य के विधानमंडलों को यह शक्ति है कि वे एक या एक से अधिक भाषा अथवा हिंदी का चुनाव कर सकती हैं। जो उनके राज्य में बोली जाने वाली भाषाएं हैं, उन्हीं भाषाओं में से या तो वे हिंदी को चुन लें क्षेत्रीय भाषा के रूप में अपना, या तो उस राज्य में बोली जाने वाली जो अन्य भाषाएं हैं उनमें से किसी भाषाओं को वे चुन सकते हैं प्यारे साथियों। तो यह अधिकार किसे है? राज्य के विधानमंडल को दिया गया है। और जब तक ऐसा नहीं होता है, जब तक ऐसा राज्य के विधानमंडल कोई प्रावधान नहीं बनाते हैं, तब तक उस राज्य की आधिकारिक भाषा क्या होगा प्यारे दोस्तों? तब तक उस राज्य की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी होगा। क्या होगा? अंग्रेजी होगा। इस बात को भूलिएगा मत, मतलब इंग्लिश होगा। समझ में आ रहा है हमारी बातें ना? कि फिर से मैं रिपीट करूं, इसे फिर से रिपीट करता हूं, ठीक ना। देखिए क्षेत्रीय भाषाएं, क्षेत्रीय भाषा में कहा गया कि किसी भी राज्य की विधानमंडल, किसी भी स्टेट की लेजिस्लेटिव जो लेजिस्लेचर है, जो विधानमंडल है, उस राज्य के रूप में किसी भी एक भाषा से अधिक भाषा अथवा हिंदी, मतलब उस राज्य में बोली जाने वाली जितनी भी भाषाएं हैं उन भाषाओं में से किसी एक भाषा को चुन सकती है अपनी क्षेत्रीय भाषा, या हिंदी को क्षेत्रीय भाषा चुन सकती है। उसे स्वतंत्रता है। लेकिन जब तक विधानमंडल ऐसा कोई प्रावधान नहीं करता है, तब तक उस राज्य की आधिकारिक रूप से प्रयोग की जाने वाली जो भाषा का स्वरूप होगा प्यारे साथियों, वह क्या होगा? अंग्रेजी ही होगा। समझ गए? अब आइए हम बात करते हैं, ये रहा दूसरा शीर्षक प्यारे साथियों। अब मैं बात करता हूं तीसरा शीर्षक। देखिए आपके सामने आता है, तो तीसरे शीर्षक में कहा गया कि न्यायपालिका की भाषा।
न्यायपालिका की भाषा एवं विधि पाठ। न्यायपालिका की भाषा के बारे में कहा गया प्यारे साथियों कि जब तक संसद कोई कानून बना करके कोई ऐसा व्यवस्था नहीं कर देती है, कोई परिवर्तन नहीं कर देती है, कोई सिस्टम लागू नहीं कर देती है, तब तक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में कार्य केवल किस भाषा में होंगे? तो अंग्रेजी में होंगे प्यारे साथियों। किस में होंगे? अंग्रेजी में होंगे। मतलब जब तक संसद कोई ऐसा कानून बना करके कोई प्रावधान नहीं कर देता है, तब तक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जो भी कार्य होंगे वे अंग्रेजी भाषा में ही होंगे प्यारे साथियों। यही आपका शीर्षक 3 में कहा गया है। इसीलिए सर्वोच्च न्यायालय और हाई कोर्ट में, जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जो मामला जो चलता है, जो वहां पर बहस वगैरह किए जाते हैं, जो आपकी सूचनाएं वगैरह रखी जाती हैं, वो सब इंग्लिश में ही कार्य किए जाते हैं प्यारे साथियों, क्योंकि संसद इसके बारे में कोई अब तक कानून नहीं बनाया है। लेकिन संसद यदि चाहे प्यारे दोस्तों तो वह कानून बना करके भाषाओं को परिवर्तित कर सकता है। समझ गए? यह संसद का अधिकार है। लेकिन जब तक संसद ऐसा नहीं करती है, तब तक कोई व्यवस्था ऐसा नहीं बना देती है, तब तक सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय में जो भाषा प्रयोग की जाएगी वह कौन सा होगा प्यारे साथियों? केवल अंग्रेजी भाषा में ही होंगे। अगली बात कही गई, जो चौथा शीर्षक है प्यारे साथियों, चौथा शीर्षक 4 शीर्षक जो आपका आता है, चौथा शीर्षक भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। तो चौथा आपका जो शीर्षक है, इसमें कहा गया प्यारे दोस्तों विशेष निर्देश की भाषा। क्या कहा गया है? विशेष निर्देश की भाषा प्यारे साथियों, ये आपका चौथा शीर्षक है। इसमें कहा गया कि संविधान में जो भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए हितों की सुरक्षा व हिंदी भाषा के उत्थान के लिए कुछ विशिष्ट निर्देश दिए गए हैं प्यारे साथियों। मतलब जो संविधान में जितने भी भाषाई अल्पसंख्यक हैं, ध्यान से समझिएगा, विशेष निर्देशों की भाषा मतलब संविधान में जो भी भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की सुरक्षा की बात है या फिर हिंदी भाषा के उत्थान की बात है, उसी के संदर्भ में कुछ निर्देश दिए गए हैं शीर्षक 4 में प्यारे साथियों। अब वो निर्देश क्या दिए गए हैं, तो एक निर्देश मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। संविधान में कहा गया है कि गैर हिंदी भाषी राज्य जो नॉन हिंदी लैंग्वेज स्पीकर्स स्टेट हैं, जो नॉन हिंदी लैंग्वेज स्पीकर्स स्टेट हैं, वे अपने यहाँ ऐसा कानून बनाएंगे जिससे कि हिंदी राष्ट्रभाषा बनने की ओर अग्रसर हो सके। लेकिन प्यारे साथियों, कुछ राज्य के जो सरकारें हैं इसमें अपना कोई कदम नहीं उठाते हैं। लेकिन कभी कभी आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि साउथ का कोई नेता है, विधानमंडल में वह हिंदी में शपथ लेता है, जबकि वहां की ऑफिशियल लैंग्वेज दूसरी है, तमिल है, बंगला है। लेकिन तो भी जो है वह क्या करता है कि अपना ओथ विधानमंडल में कैसा लेता है, तो हिंदी में लेता है प्यारे साथियों, जिससे यह झलकता है कि वह बंदा हिंदी को प्रमोट करने का प्रयास कर रहा है। तो ये कुछ राज्य भी ऐसे हैं जो राज्य प्रयासें करती हैं कि जो गैर, और संविधान में भी कहा गया है कि गैर हिंदी भाषी राज्य, ऐसे राज्य जहां का ऑफिशियल लैंग्वेज दूसरा है, हिंदी नहीं है, वे अपने यहाँ ऐसा कानून बनाएंगे, ऐसे सिस्टम को डेवलप करेंगे जिससे कि हिंदी राष्ट्रभाषा नेशनल लैंग्वेज बनने की ओर अग्रसर हो सके। ये प्रावधान किया गया। मेरे प्यारे दोस्तों, आइए हम लोग बात करते हैं। ये तो 4 शीर्षक आप देख लिए। अब यहाँ पर कुछ और महत्वपूर्ण बातों की चर्चा मैं आपके साथ करने वाला हूँ, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। ये 4 शीर्षक जरूर अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, और आपके नोटबुक का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होना चाहिए राजभाषा के अंतर्गत यह जो 4 शीर्षक मैं आपको बताया हूं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आते हैं। और अगला जो पॉइंट बताने वाला हूं यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे देखिए, तो क्वेश्चन पहला आता है कि राजभाषाओं का डिस्क्राइब, राजभाषाओं का जिक्र जो है वह संविधान के किस अनुसूची में किया गया है प्यारे साथियों। तो संविधान की आप 8वीं अनुसूची जरूर याद कीजिएगा कि संविधान की 8वीं अनुसूची जो 8 शेड्यूल है, जो 8वीं अनुसूची है प्यारे साथियों,
इसी में राजभाषाओं की चर्चा की गई है, राजभाषाओं की चर्चा की गई है प्यारे साथियों। पहले जो थे मूलतः वे 14 राजभाषाएं थी प्यारे साथियों। कितने थी? 14 राजभाषाएं थी मूलतः। मैं यहाँ पर लिख रहा हूं, मूलतः यदि पूछा जाएगा तो 14 राजभाषाएं थी, लेकिन वर्तमान समय में यदि बात किया जाए प्यारे साथियों तो वर्तमान में कुल कितने हैं? तो 22 राजभाषाएं हैं प्यारे साथियों। वर्तमान में कितने राजभाषाएं हैं? तो 22 राजभाषाएं हैं। इसे मत भूलिएगा, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है यह, और कई सारे एग्जामों में यह पूछा गया है प्यारे साथियों। तो आइए हम बात करते हैं कि कौन कौन से भाषा कब कब जोड़े गए, क्योंकि अब ये संशोधन जो बताने वाला हूं, यह संशोधन को भी याद रखिएगा, लेकिन ये जरूर याद रखिएगा कोई पूछे कि राजभाषा का जिक्र किस शेड्यूल में है, किस अनुसूची में है, तो 8 शेड्यूल में है। राजभाषाओं पहले मूलतः कितने थे? तो 14 राजभाषाएं थी। प्रेजेंट टाइम में कितने राजभाषाएं हैं प्यारे साथियों? तो कितने हैं? 22 राजभाषाएं वर्तमान समय में हैं। आइए हम इसे आप लोग नोट कर लिए, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आइए अब हम सब बात करते हैं इसके बाद कि भाषाओं को किस तरीके से जोड़ा गया प्यारे साथियों। तो यहाँ पर देखिए संविधान में कई बार संशोधन किया गया है, एक बार नहीं कई बार संशोधन किया गया है संविधान में प्यारे साथियों। जैसे यदि देख रहे हैं आप यहाँ पर कि सिंधी भाषा की यदि चर्चा किया जाए कि सिंधी भाषा को कब जोड़ा गया, तो सिंधी भाषा को प्यारे साथियों जोड़ा गया था 21वां संवैधानिक संशोधन, 21वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1967 में जोड़ा गया प्यारे दोस्तों, 1967 में जोड़ा गया था सिंधी भाषा को। जबकि इसके अलावा यदि आप देखेंगे तो आप देखोगे कि कोंकणी, क्या बात है बच्चा, कोंकणी नाम सुने हो ना, कोंकणी, कोंकणी हो गया। उसके बाद आपका जो है मणिपुरी हो गया, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, ये जो 3 भाषाएं थी प्यारे दोस्तों, इन्हें भी मान्यता दिया गया। इसके लिए भी संविधान में संशोधन किया गया, और वह संशोधन था 71वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 71वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 प्यारे साथियों, 1992। इसी 71वां संशोधन के द्वारा 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा एक कोंकणी, मणिपुर और नेपाली को जोड़ा गया प्यारे साथियों। अब आप देखेंगे यहाँ पर कि 92वां कि जो अगला जो कुछ और यहाँ पर महत्वपूर्ण बताने जा रहा हूँ, जो इसके द्वारा कुछ महत्वपूर्ण और भाषाओं को यहाँ पर जोड़ा गया। जैसे मैथिली, क्या जोड़ा गया प्यारे साथियों? जैसे मैथिली को जोड़ा गया, मैथिली था। मैथिली के बाद आपका जो है सो डोगरी था, डोगरी, डोगरी के बाद था आपका प्यारे दोस्तों बोडो, है ना, मैथिली, डोगरी, बोडो और संथाली। और क्या था? संथाली। तो ये जो भाषाएं थी मैथिली, डोगरी, बोडो और संथाली, ये जो 4 भाषाएं थी प्यारे साथियों, एक कब जोड़ा गया? तो इनको जोड़ा गया 92वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 में इसे जोड़ा गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्यारे साथियों। तो ये हमारे यहाँ हो गए कितने? ये हमारे यहाँ राजभाषाओं की संख्या कितनी हो गई? तो मेरे प्यारे दोस्तों ऑफिशियल लैंग्वेज की नंबर वर्तमान समय में कितने हो गए? तो कुल 22 हो गए प्यारे साथियों। तो आप ये जरूर याद रखेंगे कि सिंधी को कब जोड़ा गया? तो 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1967 में जोड़ा गया था। कोंकणी, मणिपुरी, 1 पॉइंट हो गया, एक पॉइंट हो गया, ये हो गया, 3 पॉइंट यहाँ पर है। कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 में जोड़ा गया। जबकि मैथिली, डोगरी, बोडो, संथाली, इनको कब जोड़ा गया प्यारे साथियों? तो 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 में इनको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया। आइए अब हम बात करते हैं कुछ और महत्वपूर्ण आर्टिकल्स के बारे में, जो राजभाषा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल्स हैं, जहां से क्वेश्चंस एग्जाम में जरूर आते हैं प्यारे दोस्तों, और कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। इस संशोधन को आप जरूर याद कर लीजिएगा। जो 3 आपके सामने यहाँ पर अमेंडमेंट दिखाई पड़ रहे हैं, एक तो 21st अमेंडमेंट है, एक 71 अमेंडमेंट है, एक 92nd अमेंडमेंट है प्यारे साथियों। इन तीनों को आप लोग अपने कॉपी में जरूर नोट कर लेंगे, याद कर लेंगे, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है।
तो चलिए मैं अब इसे इरेज करता हूं। अब मैं चर्चा करता हूं कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल के बारे में कि ये राजभाषा से संबंधित कुछ और इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स कौन कौन से हैं जहां से क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। तो आइए हम देखिए, हमारा मोटो रहता है कि मैं कॉन्सेप्ट भी बताऊं और तथ्य भी बताऊं, कॉन्सेप्ट भी बताऊं और तथ्य भी बताऊं, और एग्जाम में आने वाले जो क्वेश्चंस हैं वे क्वेश्चन बन कैसे सकते हैं उनकी भी चर्चा मैं आपके सामने करूं प्यारे साथियों। तो आइए हम बात करते हैं, जो आर्टिकल होगा हम लोगों का महत्वपूर्ण आर्टिकल है 348 प्यारे दोस्तों। क्या है? 348। यह आर्टिकल क्या कहता है? तो 348 आर्टिकल कहता है प्यारे दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट आदि की भाषा। क्या था? सुप्रीम कोर्ट जो आपका चौथा शीर्षक, जो आपका तीसरा शीर्षक था ना, जो आप तीसरा शीर्षक देखे थे ना, तो तीसरा शीर्षक का डिस्क्राइब जो है सो किस आर्टिकल में है? तो तीसरा शीर्षक जो आपने देखा था, तीसरा जो शीर्षक आपने देखा था प्यारे दोस्तों, तीसरा शीर्षक की डिस्क्राइब जो किया गया था वह 348 में किया गया है। और इसमें कहा गया है जो है कि सुप्रीम कोर्ट, क्या कहा गया इसमें? तो सुप्रीम कोर्ट की चर्चा की गई है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट आदि की भाषा। इसमें क्या कहा गया प्यारे दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट आदि की भाषा की चर्चा किया गया है प्यारे साथियों, है ना। देख रहे हैं आप, देखिए जो तीसरा शीर्षक था आपका, कि तीसरा शीर्षक क्या था? तो न्यायपालिका की भाषा एवं विधि पाठ। तीसरा शीर्षक आपका था कि न्यायपालिका की भाषा एवं विधि पाठ आपका था, लैंग्वेजेस ऑफ जुडिशरी आपका टॉपिक था, शीर्षक था। और उसमें जिसका डिस्क्राइब आर्टिकल 348 में किया गया है, और इसमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट आदि की भाषाओं की चर्चा है प्यारे साथियों। अगर 350 में पूछा जाए कि आर्टिकल 350 में किसकी जिक्र है, तो 350 भी बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें कहा गया कि शिकायत निवारण के लिए, क्या है प्यारे साथियों? शिकायत जानते हैं ना, शिकायत निवारण के लिए अभ्यावेदन, शिकायत निवारण के लिए अभ्यावेदन में प्रयुक्त भाषा, अभ्यावेदन में प्रयुक्त भाषा की चर्चा की गई है प्यारे दोस्तों। एक किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 350 में क्या है? शिकायत निवारण के लिए अभ्यावेदन में प्रयुक्त भाषा प्यारे साथियों, इसकी चर्चा की गई है। अब देखिए आपसे पूछा जाएगा कि 350 क में क्या है? तो 350 आर्टिकल 350 क में क्या है प्यारे दोस्तों? जो क्लॉज क में क्या है यहाँ पर कि प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिया जाएगा। किसमें दिया जाएगा? तो प्राथमिक शिक्षा प्यारे साथियों, प्राथमिक शिक्षा किसमें दिया जाएगा? मातृभाषा में दिया जाएगा प्यारे साथियों। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है टेट सीटेट वगैरह के लिए याद करने के लिए, क्योंकि यहाँ से कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं, समझ गए। अगला आता है आपका जो है आर्टिकल 350, ऊपर वाला मिटा दे प्यारे दोस्तों। तो आप यहाँ पर देखें आर्टिकल 348 में क्या है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट आदि की भाषा, जो तीसरा शीर्षक था जिसमें की चर्चा की गई थी, आप इसे नोट कर लिए हैं। और 350 में क्या है प्यारे साथियों? शिकायत निवारण के लिए अभ्यावेदन में प्रयुक्त भाषा की चर्चा की गई है, समझ गए। और आर्टिकल 350 क में क्या कहा गया? आर्टिकल 350 क में कहा गया प्यारे दोस्तों, ए में कहा गया प्यारे दोस्तों कि प्राथमिक शिक्षा हिंदी भाषा में दिया जाएगा, प्राथमिक शिक्षा हिंदी भाषा में दिया जाएगा। हमारे यहाँ बहुत सारे जो राजनयिक थे उन्होंने भी इस बात का समर्थन किया कि जिस देश में जो प्राथमिक भाषाएं होती हैं उसी में बच्चों को शिक्षा दिया जाता है, तो उनका सर्वांगीण विकास होने से कोई रोक नहीं सकता, और बहुत अच्छे तरीके से वे अपने पढ़ाई में भी अव्वल रहते हैं, ये चर्चा किया गया था। लेकिन हमारे यहाँ अंग्रेजी को बढ़ावा हमेशा दिया गया, जिससे कि एक तबका जो था हमारे यहाँ का छात्र, एक तबका जो है हमारे यहाँ का, वह इन्हीं भाषाओं के चलते शिक्षा से वंचित रह गया। अब उसे और आगे बढ़ने में बहुत मशक्कत करना पड़ रहा है। पहले वह भाषाओं को सीखता है, उसके बाद वह विषयों को ज्ञान को जानने पाता है। तो वह भाषाओं को सीखने में ही विषय के ज्ञान जो जिस क्लास में रहता है उस क्लास में पढ़ता है, उस क्लास के विषय के ज्ञान को वह पीछे रह जाता है और भाषा में ही वह उलझ करके फंस जाता है प्यारे साथियों। तो कॉन्सेप्ट उसके क्लियर नहीं होने पाते। कभी कभी ऐसे भी हमारे यहाँ भारत में एक तबका है जो वंचित वर्ग कहे जाते हैं प्यारे साथियों। आइए 350 क में आपने देखा कि प्राथमिक भाषा 350 में आपने देखा कि प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिया जाएगा।
और 350 ख में कहा गया प्यारे साथियों, 350 ख में कहा गया कि भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए, क्या कहा गया इसमें कि भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी, क्या कहा गया प्यारे दोस्तों, विशेष पदाधिकारी की चर्चा की गई है कि विशेष पदाधिकारी होगा, विशेष पदाधिकारी होगा। ये देखिए जो भी भाषाई अल्पसंख्यक है, जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज हैं, उनके भाषाओं को प्रोटेक्शन देने के लिए स्पेशल ऑफिसर्स का अपॉइंटमेंट किया जाता है, ये प्रावधान किया गया है 350 ख में प्यारे दोस्तों। अब एक आपका लास्ट आर्टिकल है 351 351, इसमें क्या कहा गया प्यारे दोस्तों, तो हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है 351 में। आर्टिकल 351 में क्या कहा गया, तो हिंदी भाषा के विकास के लिए, हिंदी भाषा के विकास के लिए क्या दिया गया, विशेष निर्देश दिया गया प्यारे दोस्तों, विशेष निर्देश दिया गया है। इतने महत्वपूर्ण पॉइंट जो मैं आपको बताया हूं राजभाषा से संबंधित, इसे आप जरूर याद रखेंगे। जो आर्टिकल बताया हूं आपको, आर्टिकल 348 आपको बताया हूं, आर्टिकल 350 आपको बताया हूं, आर्टिकल 350 क बताया हूं, आर्टिकल 350 ख बताया हूं, आर्टिकल 351 बताया हूं। इतने आर्टिकल को जरूर याद रखेंगे, इनमें कौन सी बातें बताई गई हैं। और कुछ जो अमेंडमेंट मैंने आपको बताया, संशोधन मैंने आपको बताया कि 14 राजभाषाओं के बाद 22 जब राजभाषाएं हुई प्यारे साथियों, तो 8 भाषाओं को बाद में जोड़ा गया था। उन भाषाओं को जोड़ने के लिए संशोधन संविधान में हुए थे, उन संशोधन को भी आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है ना। और 4 शीर्षक को भी आप ध्यान रखेंगे। तो आज हम लोग राजभाषा के तहत प्यारे साथियों, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, हम लोग 4 शीर्षक को पढ़े। 4 शीर्षक के बाद हम लोगों ने 8वीं अनुसूची 8 शेड्यूल में जो ऐड किए गए भाषाएं हैं उससे रिलेटेड कुछ संशोधन को देखा, और ये भी देखा कि किस भाषा को 14 भाषाओं के बाद जो भाषाएं जोड़ी गई बाद में 22 संख्या हुआ, उन भाषाओं को कब कब संविधान में संशोधन करके जोड़ा गया है। तो संशोधन को याद करना है और आपको कुछ आर्टिकल याद करने हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो मैंने आपको बताया प्यारे साथियों। तो मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में जरूर अपना कमेंट लिखिएगा। और मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा, और आपके एग्जाम के लिए, प्रतियोगी परीक्षा के लिए, आपके कंपटीशन के लिए यह वीडियो लाभदायक हो, शुभ हो प्यारे साथियों। मैं जितनी बातें बताया हूं वही सब सारे क्वेश्चंस एग्जाम आपके एग्जाम में आ जाएं। आप जो पढ़ें वही क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएं, लेकिन इसके लिए मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि जो मेहनत करता है, जो कर्म करता है, उसी की दुनिया भी सुनती है, उसी के भगवान भी सुनते हैं। जो कर्म नहीं करता, जो लगनशील नहीं होता, उसका कोई दुनिया में सुनने वाला नहीं प्यारे साथियों। इसीलिए अपने ऊर्जा को बनाए रखो, क्योंकि तुम्हारा ऊर्जा ही तुम्हारी सफलता को प्राप्त करने में सहयोग करेगी। दूसरा कोई ऐसे बंदा नहीं, दूसरा कोई ऐसी व्यक्ति नहीं जो तुम्हें हमेशा प्रेरित कर सके। आत्म प्रेरित सेल्फ यदि तुम जग गए, सेल्फ यदि तुम्हारा रिस्पेक्ट भी है, अपने आप से तुम आदर करने लगे, अपने आप से तुम यदि ऊर्जावान हो गए, तो समझ लो दुनिया में कोई तुमको जगाने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं, तुम खुद ही जाग चुके हो प्यारे साथियों। और शिक्षक का भी सबसे बड़ा काम होता है कि छात्र को जगाना। यदि छात्र को जगा दिया शिक्षक, तो समझ लो कि छात्र तो अपने आप ही पढ़ लेगा, वह छात्र अपने आप ही पढ़ लेगा। इसीलिए सेल्फ मोटिवेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट्स माने जाते हैं प्यारे साथियों। तो मैं आशा करता हूं कि इस विकट परिस्थिति में जो लॉकडाउन का दौर चल रहा है, इसमें आप बहुत ही मेहनत से लगन के साथ अपने मानसिक स्ट्रेस को दूर करते हुए आप एक ही फोकस करोगे, क्योंकि फिर से सूर्योदय होगा, फिर से सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। और जब सारी चीजें ठीक हो जाएंगी तो आप बस आपके लिए वहां पर प्रतियोगी परीक्षाएं ही सामने मिलेंगी, क्योंकि आप 1 साल 2 साल 3-4 महीने के बाद फिर जैसे ही चीजें ठीक होंगी, 3-4 महीने के बाद फिर से चीजें अभी स्टार्ट होंगी, है ना। किसी राज्य में साल भर 6 महीने के बाद स्टार्ट होंगी, तो आपको फिर से उसी समस्याओं से जूझना पड़ेगा। तो आप इस चीज को
ध्यान में रख करके अभी ही पढ़ते चलो, क्योंकि इस लॉकडाउन में आप अपने आप को आप बिल्कुल हतोत्साहित न करो, समय को बर्बाद न करो, क्योंकि पढ़ना बहुत जरूरी है। क्योंकि आगामी जो एग्जाम होंगे वो तुम्हारे लिए कंपटीशन ही लेंगे तुमसे, क्योंकि वे तुम्हारे ऐसे ही भर्ती तुमको देने वाले नहीं है। वे फिर से छटनी प्रक्रिया स्टार्ट करेंगे, तो उन छटनी प्रक्रियाओं से छटना नहीं है, उन छटनी प्रक्रियाओं में सफल होना है प्यारे साथियों। इसी विचार के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सब पढ़ोगे और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करना प्यारे साथियों। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।